अध्याय 16 किसान आंदोलन और राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष, उत्तर प्रदेश, मलाबार और बारडोली। विदेशी हुकूमत और भारतीय शोषकों के खिलाफ 19वीं सदी में ही किसान कसमसाने लगे थे और कई बार उन्होंने विद्रोह व आंदोलन का भी रास्ता पकड़ा। 20वीं सदी में किसानों के असंतोष को आंदोलन की शक्ल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष ने, और किसान आंदोलन ने भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष को काफी प्रभावित किया। यानी दोनों आंदोलनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। इस अंत संबंध को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक के 3 महत्वपूर्ण किसान संघर्षों के इतिहास पर नजर डालनी होगी। ये हैं अवध में किसान सभा आंदोलन, मलाबार का काफिला विद्रोह और गुजरात में बारडोली सत्याग्रह। अवध में किसान सभा। 1856 में अवध पर अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे के बाद पूरे प्रांत में ताल्लुकदारों और बड़े जमींदारों ने किसानों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और किसानों का बेइंतहा शोषण करने लगे। पहले तालुकेदारों को लगान का केवल एक हिस्सा ही मिलता था, पर अब वे जमीन के आला मालिक हो गए। मनमाना लगान वसूलने लगे। जब चाहते नजराने की रकम बढ़ा देते, जब जिसे चाहते बेदखल कर देते। इस तरह काश्तकार अब तालुकेदारों की मर्जी पर जीने लगे। इनकी जिंदगी जमींदारों, इनके लठैतों के रहम ओ करम पर गुजरने लगी। पहले विश्व युद्ध के बाद महंगाई की मार झेल रहे काश्तकारों की अब तो रीढ़ ही टूट गई। शोषण और जुल्म की इंतहा ने काश्तकारों को उस मंजिल तक ठेल दिया जहां वे बगावत की पुकार का इंतजार करने लगे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन ने कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। इससे पहले भी इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसानों की ओर से सरकार को एक याचिका दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि नई संवैधानिक व्यवस्था में किसानों के हितों का भी ख्याल रखा जाए। उस समय नए संविधान की बात जोरों पर थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने थोड़े ही समय में अपने को स्थापित कर लिया। जून 1919 तक सूबे की 173 तहसीलों में इसकी 450 शाखाएं गठित कर ली गईं। फतेहपुर, इलाहाबाद, मैनपुरी, बनारस, कानपुर, जालौन, बलिया, रायबरेली, एटा और गोरखपुर जिलों में किसान सभा की अनेक बैठकें हुई। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाज इससे लगा सकते हैं कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। अगले साल अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी इनकी तादाद काफी थी। इस अधिवेशन में किसानों का व्यवहार काफी उग्र था। उन्होंने कुर्सियां और मेज तोड़ डाली। अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू इस घटना से काफी क्षुब्ध हुए और इसकी निंदा की। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। 1920 की ग्रीष्म ऋतु से एक ओर जहां राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी, वहीं अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 13 वर्ष की आयु में ही घर बार छोड़कर निकल पड़े थे। घुमक्कड़ प्रकृति के थे, फिजी चले गए। वहां मेहनत मजदूरी की और वहां से 1909 में लौटे तो फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश चले आए। 1920 तक वे साधु का जीवन जीते रहे। तुलसीदास का रामचरितमानस लेकर गांव-गांव घूमते और गांव वालों को मानस की चौपाइयां सुनाते। 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। जून 1920 में बाबा रामचंद्र जौनपुर और प्रतापगढ़ के किसानों के एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए इलाहाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने गौर शंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और इनसे गांव में आकर किसानों की हालत देखने का अनुरोध किया। जून और अगस्त के बीच जवाहरलाल नेहरू ने कई बार ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और किसान सभा आंदोलन से संपर्क स्थापित किया।
इसी बीच प्रतापगढ़ के किसानों को एक हमदर्द अधिकारी मिल गया। प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मेहता ने किसानों को उनकी शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ जिले का रूर गांव किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया और लगभग 1 लाख किसानों ने किसान सभा के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। हर किसान से 1 आना फीस ली गई। इस अवधि में गौरशंकर मिश्र भी प्रतापगढ़ में काफी सक्रिय थे और किसानों की बेदखली और तथा नजराना की शिकायतों के बारे में मेहता से कोई समझौता करने ही वाले थे। लेकिन अगस्त 1920 में मेहता छुट्टी पर चले गए। तालुकेदारों के लिए ये सुअवसर था। उन्होंने उभरते किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 28 अगस्त 1920 को चोरी के झूठे आरोप में बाबा रामचंद्र और 32 किसान गिरफ्तार कर लिए गए। प्रतापगढ़ के किसान इससे बहुत क्षुब्ध हुए और लगभग 4-5 हजार किसान बाबा रामचंद्र से जेल में मुलाकात करने के लिए प्रतापगढ़ में इकट्ठे हुए। बहुत समझाने बुझाने के बाद ये लोग वापस लौटे। 10 दिन बाद अफवाह फैली कि बाबा रामचंद्र को छुड़ाने के लिए गांधी जी प्रतापगढ़ आ रहे हैं। इस बार लगभग 10,000 किसान बाबा को देखने के लिए प्रतापगढ़ में इकट्ठे हो गए। इस बार किसान तभी माने जब उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि बाबा रामचंद्र को कल छोड़ दिया जाएगा। किसान नगर के समीप नदी के किनारे अगले दिन का इंतजार करने लगे और तभी घर लौटे जब बाबा ने उन्हें एक गन्ने के खेत में एक पेड़ पर चढ़कर दर्शन दिए। इस मौके पर लगभग 60,000 किसान इकट्ठा थे। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए मेहता को छुट्टी से वापस बुला लिया। मेहता ने चोरी का झूठा मामला रफा दफा कर दिया और जमींदारों पर दबाव डालने लगे कि वे अपने रवैये में परिवर्तन लाएं। किसानों की इस छोटी सी जीत ने उन्हें और उत्साहित किया। इसी बीच कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया था और उत्तर प्रदेश के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने इसमें शामिल होने का वादा किया था। लेकिन मदन मोहन मालवीय जैसे कई नेता इसके खिलाफ थे। ये नेता संवैधानिक संघर्ष के पक्षधर थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा में भी ये मतभेद दिखाई पड़े और असहयोग आंदोलनकारियों ने जल्दी ही 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन कर लिया। इस नए किसान संगठन ने पूरे अवध प्रांत की लगभग उन सभी किसान सभाओं को अपने में मिला लिया जो अभी हाल में गठित हुई थी। गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ के प्रयासों के चलते अक्टूबर के अंत तक 330 किसान सभाएं इस नए किसान संगठन में शामिल हो गईं। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। इससे न मानने वालों का बहिष्कार करने की अपील की गई। किसानों से ये कहा गया कि वे अपने मामलों का निपटारा पंचायतों के माध्यम से करें। 20 और 21 दिसंबर को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली हुई जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया। इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी में बंधे हुए आए, ये दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें ऊंची और नीची जातियों दोनों ही के किसान मौजूद थे। जनवरी के आरंभ में किसान संघर्ष में बदलाव आया। किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर। बाजारों, मकानों, खेत खलिहानों की लूटपाट और पुलिस से जब तब संघर्ष ही किसानों की मुख्य गतिविधियां थीं। इनमें कुछ वारदातें अफवाहों के कारण हुई, जैसे मुंशीगंज और खरघिया बाजार रायबरेली में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की अफवाह फैलते ही लूटमार मच गई। बाकी वारदातें या संघर्ष तालुकेदारों के शोषण के खिलाफ किसानों के छिटपुट संघर्ष थे। इनमें से बहुत सी घटनाओं में किसान सभा के किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों ने पहल की थी, जिसमें साधु, धार्मिक हस्तियां और दाय वंचित भूस्वामी शामिल थे। इस तरह के छिटपुट संघर्ष को दबाना सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कई बार संघर्ष पर उतारू किसानों पर गोलियां चलाई गईं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे चलाए गए और फरवरी-मार्च में 1-2 वारदातों को छोड़कर जनवरी में ही ये आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। मार्च में तमाम जिलों में देशद्रोही बैठक अधिनियम लागू कर दिया गया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। राष्ट्रवादी नेता अदालतों में किसानों की ओर से लड़ते रहे, पर इससे अधिक कुछ न कर सके।
इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी अधिनियम पारित कर दिया। इससे किसानों को कोई खास राहत तो नहीं मिली, लेकिन उनके मन में उम्मीदें जगी। इस नए कानून ने भी आंदोलन को तोड़ने का काम किया, लेकिन साल के अंत में किसानों का असंतोष एक बार फिर उभर कर सामने आने लगा। इस बार गतिविधि के केंद्र थे हरदोई, बहराइच और सीतापुर प्रांत के उत्तरी क्षेत्र। किसानों के असंतोष को आंदोलन की शक्ल दी कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने। नाम दिया एका यानी एकता आंदोलन। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% ज्यादा लगान वसूला जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार जो लगान वसूलते थे, किसानों पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे। एका बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता। इसे गंगा माना जाता और एक पुजारी वहां इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता कि वे निर्धारित लगान ही देंगे। उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे। बेदखल किए जाने पर जमीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे, अपराधियों को मदद नहीं देंगे और पंचायत के फैसले को मानेंगे। एका आंदोलन ने थोड़े ही समय में अपनी अलग जड़ें जमा ली। आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के मदारी पासी व अन्य नेताओं के हाथ में चला गया, ऐसे लोगों के हाथ में जो कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के अनुशासित और अहिंसक आंदोलन के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने एक दूसरी राह पकड़ ली। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भी किसानों का ये आंदोलन चलता ही रहा। ये आंदोलन पहले के किसान सभा आंदोलन से एक मायने में और अलग था। किसान आंदोलन मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था। इसमें जमींदार नहीं थे, पर एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे। ऐसे जमींदार जो बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। लेकिन सरकार ने दमन के बल पर मार्च 1922 के आते आते इस आंदोलन को भी खत्म कर दिया। माप्पेला विद्रोह। अगस्त 1921 में देश के बिल्कुल दूसरे छोर पर मलाबार जिले में काश्तकारों का विद्रोह कई अन्य किसान संघर्षों के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक और जुझारू था। इनकी भी समस्याएं अवध प्रांत के किसानों जैसी थी। जमींदार जब चाहते उन्हें बेदखल कर देते, मनमाना लगान वसूलते और तरह तरह के अत्याचार करते। 19वीं सदी में भी माप्पेला किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था, पर जो विद्रोह 1921 में फूटा वो पहले से एकदम अलग पैमाने पर था। किसानों के असंतोष को हवा दी अप्रैल 1920 में मंजेरी में हुए मलाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन ने। ये सम्मेलन 2 बातों के कारण बहुत महत्वपूर्ण रहा। सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। किसानों को वाजिब मांगों का समर्थन करते हुए एक ऐसा कानून बनाने की मांग की गई जो जमींदार काश्तकार संबंधों को तय करे। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पहले जमींदार कांग्रेस को काश्तकारों की मांग उठाने से रोकने में सफल हो गए थे। मंजेरी सम्मेलन के बाद कोझिकोड में काश्तकारों का एक संगठन बनाया गया। इसके फौरन बाद जिले के एक अन्य भागों में भी काश्तकार संगठन गठित किए गए। ये संगठन काश्तकारों की बैठकें आयोजित करते, जिनमें काश्तकारों की वाजिब मांगें उठाई जाती। ये सिलसिला धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। इसी बीच खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलनकारियों और काश्तकारों की बैठकों में फर्क करना मुश्किल हो गया। दोनों बैठकों में श्रोता और नेता वही रहते। इस तरह आंदोलन दोनों एक दूसरे में समा गए। इस आंदोलन का सामाजिक आधार मूलतः माप्पेला काश्तकारों के बीच था। आंदोलन में अनेक हिंदू नेता भी थे, पर आंदोलन में हिंदुओं की सक्रिय भागीदारी नहीं थी। खिलाफत और काश्तकारों के इन आंदोलनों के दिन ब दिन जोर पकड़ने से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने इन इलाकों का दौरा किया और इन आंदोलनों का समर्थन किया था, जिससे सरकार घबरा गई थी।
15 फरवरी 1921 को सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत आंदोलन से संबंधित किसी भी तरह की बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था कि इस तरह की बैठकों के माध्यम से मापिलाओं को सरकार व हिंदू जमींदारों के खिलाफ भड़काया जाएगा। 18 फरवरी को खिलाफत आंदोलन तथा कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मापिला नेताओं के हाथ में चला गया। सरकारी दमन से क्रुद्ध और इस अफवाह से उत्साहित कि प्रथम विश्व युद्ध ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी है, मापिला हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने पर उतारू हो गए। अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जाने लगी। एरनाड तालुके के मजिस्ट्रेट ने एक जमींदार के उकसाने पर जब बिना वारंट खिलाफत आंदोलन के एक स्थानीय नेता को गिरफ्तार करने की ठान ली तो मापिलाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध से मजिस्ट्रेट घबरा गया और उसे विश्वास हो गया कि मापिलाओं ने व्यापक विद्रोह की तैयारी कर ली। 20 अगस्त 1921 को इसी मजिस्ट्रेट ने सेना और पुलिस जवानों को लेकर अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के लिए निरूरांगड़ी की मस्जिद पर छापा मारा। अली मुस्लियार खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता और स्थानीय मुसलमानों के धर्मगुरु थे। थॉमस की कोशिशें नाकाम रही, मुस्लियार नहीं मिले तो उसने खिलाफत आंदोलन के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद चारों ओर खबर फैल गई कि अंग्रेजी सेना ने पवित्र मस्जिद पर छापा मारा और उसे नष्ट कर दिया। खबर सुनते ही कोट्टाकाल, पारप्पान, नागड़ी व अन्य जगहों से मापिला तिरुरांगड़ी में इकट्ठे होने लगे। इनके नेता अधिकारियों से मिले और गिरफ्तार खिलाफत कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करने लगे। सारे लोग शांत थे और जब अधिकारियों ने उनसे बैठने को कहा तो वे जमीन पर बैठ गए, लेकिन ये लोग जैसे ही बैठे पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अनेक लोग मारे गए। मापिला भी हिंसा पर उतर आए। संघर्ष छिड़ गया। सरकारी कार्यालयों को तहस नहस कर दिया गया। दस्तावेज जला दिए गए। खजाने लूट लिए गए। जिलाधिकारी डर कर कोझिकोड भाग गया और विद्रोह की आग पूरे एरनाड में फैल गई। विद्रोह के प्रथम चरण में विद्रोहियों ने बदनाम जमींदारों, ज्यादातर हिंदू जमींदारों और विदेशी हुकूमत के प्रतिष्ठानों जैसे कचहरी, थाना, खजाना, अन्य सरकारी कार्यालयों, विदेशी बागान मालिकों को अपना निशाना बनाया। उदार जमींदारों और गरीब हिंदुओं को शायद ही परेशान किया गया हो। विद्रोही गांव-गांव घूमते और जमींदारों के घरों को आग लगाते और लूटपाट करते। कुछ विद्रोही नेता जैसे कुनहम्मद हाजी इस बात का पूरा ध्यान रखते कि हिंदुओं को सताया न जाए। यदि कोई विद्रोही हिंदुओं पर हाथ उठाता तो उसे सजा दी जाती। कुनहम्मद हाजी ने मुसलमान और हिंदू में फर्क नहीं किया। सरकार समर्थक अनेक मापिलाओं को सजा देने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत ने सैनिक शासन की घोषणा की और दमन का चक्र तेज हुआ, विद्रोह का चरित्र बदल गया। अंग्रेजी हुकूमत ने तमाम हिंदुओं को जबरदस्ती अपना साथ देने को कहा और कुछ हिंदू अपने आप खुले तौर पर हुकूमत का साथ देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मापिलाओं में पहले से ही सुलगती हिंदू विरोधी भावना अब भड़क उठी। ज्यादातर मापिला विद्रोही अशिक्षित थे और कट्टरपंथी धार्मिक भावनाओं के वशीभूत थे। जैसे जैसे सत्ता का दमन बढ़ता गया, हिंदुओं पर हमला, उनकी हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ने लगी। जो संघर्ष सत्ता और जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ था, उसमें अब सांप्रदायिक रंग भी घुल गया। मापिलाओं द्वारा हिंसा का रास्ता अख्तियार करने के कारण अहिंसक असहयोग आंदोलनकारी उनसे पहले से ही अलग हो गए थे। अब सांप्रदायिकता ने मापिलाओं को सबसे अलग थलग कर दिया। जो कुछ बचा था उसे अंग्रेजी हुकूमत के दमन ने पूरा कर दिया और दिसंबर 1921 के आते आते विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। 2337 मापिला मारे गए और 1652 घायल हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं।
गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। 45,404 विद्रोही या तो पकड़े गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना के बाद मापेलाओं का मनोबल पूरी तरह टूट गया। इसके बाद आजादी की पूरी लड़ाई में किसी भी स्तर पर ये शरीक नहीं हुए। किसी भी तरह की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। बाद के वर्षों में केरल में वामपंथी नेतृत्व में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा, पर इसमें मापेला शरीक नहीं हुए। उत्तर प्रदेश और मलाबार के किसान आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में शुरू में इस आंदोलन को होम रूल लीग आंदोलन ने हवा दी और बाद में असहयोग और खिलाफत आंदोलन ने। अवध में 1921 के शुरू के महीने में जब किसानों का संघर्ष काफी जोरों पर था, किसानों की बैठकों और असहयोग आंदोलनकारियों की बैठकों में भेद कर पाना मुश्किल था। मलाबार में भी यही स्थिति थी। खिलाफत आंदोलन और किसान आंदोलन एक दूसरे से इस तरह मिल गए थे कि उनमें भी भेद कर पाना मुश्किल था। लेकिन दोनों स्थानों पर किसानों द्वारा हिंसा का रास्ता अख्तियार करने से किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने किसानों से बार बार अपीलें की कि वे हिंसा का रास्ता अख्तियार न करें। अनेक राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर गांधी जी ने बार बार उनसे अपील की कि वे कोई भी गर्मपंथी रास्ता न अपनाएं, जैसे जमींदारों को लगान न देना आदि। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में पड़ी इस दरार को पाटने की राष्ट्रवादी नेताओं की कोशिशों का कई बार ये अर्थ लगाया गया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को डर है कि कहीं नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ से निकलकर स्थानीय जुझारू व ज्यादा लड़ाकू लोगों के हाथ में न चली जाए। इसका अर्थ ये भी लगाया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा किसानों को हिंसा का रास्ता छोड़ने व लगान देते रहने की सलाह देने का मकसद जमींदारों व अमीर तबकों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन आलोचक ये भूल जाते हैं कि किसानों से ज्यादा शायद राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जानते थे कि हिंसा की राह पकड़ने का अंजाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश और मलाबार में सरकार ने हिंसात्मक किसान आंदोलन को जिस तरह कुचला, वो इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय नेताओं की आशंका सही थी। इसलिए राष्ट्रीय नेता बार बार किसानों से शांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपील करते थे। किसानों को लगान अदायगी बंद न करने की सलाह देने के और भी कारण थे। पहली बात तो ये कि किसानों ने लगान या जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग नहीं उठाई थी। वे महज बेदखली रोकने, मनमानी कर वसूली बंद करने की मांग कर रहे थे। दूसरी बात ये कि लगान अदायगी बंद करने का मतलब जमींदार को सरकार के करीब ले जाना था। इससे जमींदार, जिनकी राष्ट्रीय आंदोलन और सत्ता के बीच तटस्थता की भूमिका निभाने की संभावना हो सकती थी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ हो जाते। किसी भी आंदोलन की सफलता की पहली शर्त होती है उसके शत्रुओं की संख्या को कम रखना, वो भी तब जबकि आंदोलन कमजोर हो या आजमाया न गया हो। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। बारडोली सत्याग्रह। सूरत जिले यानी गुजरात के बारडोली तालुके में 1928 में लगान न देने का आंदोलन भी कई दृष्टिकोणों से सहयोग असहयोग आंदोलन की ही देन था। 1922 में इसे बारडोली तालुके से गांधी जी असहयोग आंदोलन का श्री गणेश करने वाले थे, लेकिन चौरा चौरी कांड के चलते ऐसा संभव न हो सका। 1922 में यहां से आंदोलन तो नहीं छिड़ा, पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू हो गई। ये तालुका 1922 से ही जोरदार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। स्थानीय नेता जैसे कल्याण जी और कुंवर जी मेहता, दोनों भाई, और दयाल जी देसाई ने असहयोग आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में काफी काम किया था। इन्हीं लोगों के प्रयास से गांधी जी ने खेड़ा के बजाय बारडोली को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए चुना था।
ये लोग इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन शुरू करने होने के लगभग 10 साल पहले से ही समाजसेवी और राजनीतिक नेता के रूप में काफी सक्रिय थे। कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की थी, छात्रों को सरकारी स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित किया था, विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार का प्रभावी आंदोलन छेड़ रखा था और सूरत नगरपालिका पर अपना अधिकार कायम करने में सफल रहे थे। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बिरादरियां थीं अनाविल ब्राह्मण और पट्टीदार। इन दोनों बिरादरियों में भी इन नेताओं की बहुत इज्जत थी। इन लोगों ने पट्टीदार और अनाविल आश्रम की स्थापना की थी, जो एक तरह से छात्रावास का काम करते थे। अपने तमाम सुधारवादी कदमों के कारण, जिनमें शादी ब्याह के और अन्य कई रीति रिवाजों के सुधार भी शामिल थे, समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने से शुरू में बारडोली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, पर जल्द ही ये लोग रचनात्मक कार्यों में जुट गए। 1922 में गांधी जी ने इनसे कहा था कि आप लोगों ने आदिवासी, नीच और अछूत जातियों के लिए कुछ नहीं किया है। गांधी जी के सुझाव पर इन लोगों ने अछूतों और आदिवासियों के बीच, जिन्हें काले पराज अश्वेत जन कहा जाता था, काम करना शुरू किया। सवर्णों या उच्च जातियों को उजली पराज कहा जाता था। तालुके की 60% आबादी काली पराजों की थी। कांग्रेस की इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने, जो खुद सवर्ण जाति के थे, काली पराज यानी अछूत और आदिवासी जनता के बीच 6 आश्रम खोले। ये आश्रम पूरे तालुके में भिन्न भिन्न स्थानों पर खोले गए। इनके माध्यम से आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में शिक्षा, प्रसार व अन्य कार्य किए गए। इनमें से कई आश्रम आज भी हैं। कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी ने आदिवासियों की बोली सीखी और कालेपराज समुदाय के शिक्षित लोगों की सहायता से कालेपराज साहित्य का सृजन किया। कविताओं और गद्य के माध्यम से कालेपराजों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर हमला किया गया। बंधुआ मजूरी, हाली पद्धति के खिलाफ आवाज उठाई गई। भजन मंडलियां, जिनमें कालेपराज और उजली पराज दोनों समुदायों के लोग थे, घूम घूम कर सामाजिक सुधारों का आदेश देती थी। कालेपराजों को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशालाएं खोली गईं और 1927 में बारडोली कस्बे में कालेपराज बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया। आश्रम के कार्यकर्ताओं की जमींदारों और ऊंची जातियों के लोगों से कई बार मुठभेड़ हुई जाती। जमींदारों व धनी किसानों को लगता कि ये आश्रम वाले उनके मजदूरों को भड़का रहे हैं। 1922 के बाद हर साल कालेपराज सम्मेलन होता। 1927 के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की और कालेपराज समुदाय के आर्थिक सामाजिक हालात का अध्ययन करने के लिए जांच समिति गठित की। गांधी जी ने कालेपराज का नाम बदलकर रानी पराज रख दिया। इसका अर्थ था जंगल के वासी। गांधी जी की निगाह में कालेपराज यानी अश्वेत जन शब्द अपमानजनक था। गुजरात के कई बड़े जाने माने नेताओं जैसे नरहरि पारेख और जगत राम दवे ने कालेपराज समुदाय के आर्थिक सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में हाली पद्धति को बहुत ही अमानवीय और शोषक पद्धति बताया। रिपोर्ट में कहा गया था कि सूदखोर और जमींदार गरीब कालेपराज जनता का आर्थिक और यौन शोषण कर रहे हैं। जमींदार गरीब औरतों के साथ बलात्कार करते हैं। इन सब रचनात्मक कार्यों के बल पर कालेपराज समुदाय के बीच कांग्रेस का एक मजबूत आधार तैयार हो गया। आश्रम के कार्यकर्ता भूमिधर किसानों के बीच भी सक्रिय थे। इसके बीच भी इन्होंने अपनी अच्छी जगह बना ली थी और इसीलिए जनवरी 1926 में जब पता चला कि लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने लगान में 30% बढ़ोतरी की सिफारिश की है, तो कांग्रेस नेताओं ने फौरन इनका विरोध किया और इस मामले की जांच के लिए बारडोली जांच समिति का गठन किया। समिति ने जुलाई 1926 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें लगान बढ़ोतरी को अनुचित बताया गया था।
इसके बाद अखबारों ने लगान बढ़ोतरी के खिलाफ लिखना शुरू किया। पहल की यंग इंडिया और नवजीवन ने, बाद में बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे समाचार, नवाकाल, देशबंधु, मराठा, जाम जमशेद और प्रजाबंधु ने खूब लिखा। संवैधानिक संघर्ष में आस्था रखने वाले क्षेत्रीय नेताओं ने, जिनमें विधान परिषद के सदस्य भी शामिल थे, इस मुद्दे को उठाया। खेदुत मंडल के माध्यम से किसानों की बैठकें आयोजित की गईं और उन्हें जिले की कलेक्टर की याचिकाएं भेजने की सलाह दी गई। मार्च 1927 में भीम भाई नाइक और शिव दासानी के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल बंबई सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी रेवेन्यू मेंबर से मिला। विधान परिषद में भी ये मामला उठाया गया और जुलाई 1927 में सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। लेकिन ये रियायत मामूली थी और इतनी देर से घोषित की गई थी कि इससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। संविधानवादियों ने अब किसानों को सलाह दी कि वे बढ़ा हुआ लगान न दें, जितना पहले दे रहे थे उतना ही दें। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि सरकार पर दबाव डालना है तो किसान लगान देना बंद कर दें। लेकिन इस मौके पर किसानों ने नरमपंथी नेताओं की ही सलाह मानी। लेकिन जल्द ही संविधानवादी नेताओं की आंदोलन को नेतृत्व देने की क्षमता उजागर हो गई। वे बढ़ा हुआ लगान न देने के आंदोलन का भी नेतृत्व करने में हिचकिचाने लगे। मजबूर होकर किसान फिर कांग्रेस नेताओं की ओर लौटे। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने वल्लभ भाई पटेल से भी संपर्क स्थापित कर लिया था और उनसे आंदोलन की रहनुमाई करने का अनुरोध कर रहे थे। कादोद संभाग के बामनो गांव में 60 गांव के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया और जनवरी 1928 के आखिरी हफ्ते में किसान समिति के सदस्य और स्थानीय नेता वल्लभ भाई का वाडोली आने का निमंत्रण देने के लिए अहमदाबाद गए। वल्लभ भाई पटेल ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और 5 फरवरी 1928 से पहले वाडोली आने का आश्वासन दिया। वो तारीख जिस दिन से लगान देय था। इन स्थानीय नेताओं ने गांधी जी से भी भेंट की और जब गांधी जी को ये विश्वास हो गया कि किसान इस आंदोलन के साथ हैं, तो उन्होंने भी इसे अपना समर्थन दिया। 4 फरवरी को वल्लभ भाई पटेल बारडोली पहुंचे और किसानों के प्रतिनिधियों और संविधानवादियों से लंबी बातचीत की। कई बैठकें हुई। ऐसी ही एक बैठक के दौरान नरमपंथी नेताओं ने किसानों से खुले तौर पर कहा कि आंदोलन के उनके तमाम संवैधानिक तरीके असफल हो गए हैं, अतः वे वल्लभ भाई पटेल के समझाए हुए तरीकों पर चलें। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावित आंदोलन के नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। उन्होंने किसानों को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। वहां से वो अहमदाबाद लौटे और बंबई के गवर्नर को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने लिखा था कि सरकार ने लगान निर्धारण में गलती की है। ये गलत आंकड़ों पर आधारित है। वल्लभ भाई पटेल ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया था। साथ ही ये धमकी भी दी थी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वो किसानों को लगान न देने की सलाह देंगे। इसका नतीजा चाहे जो हो। गवर्नर के सचिव ने वल्लभ भाई पटेल को जवाब दिया कि उनका खत राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। 12 फरवरी को पटेल बारडोली लौटे और किसान प्रतिनिधियों को सारा किस्सा बताया। इसके बाद बारडोली तालुके के किसानों की एक बैठक हुई और एक प्रस्ताव पास कर लगान की अदायगी तब तक न करने का निर्णय किया गया जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल का गठन नहीं करती या पहले से ही दिए जा रहे लगान को ही लगान की पूरी अदायगी नहीं मानती। किसानों ने प्रभु और खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे।
प्रस्ताव पास होने के बाद गीता और कुरान का पाठ हुआ और हिंदू मुसलमान एकता जताने वाले कबीर के दोहे गाए गए। सत्याग्रह शुरू हो गया। 1874 में जन्मे वल्लभ भाई पटेल ही इस आंदोलन के सही मुखिया हो सकते थे। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और बलसाड सत्याग्रह के माध्यम से वो गुजरात के बहुचर्चित सम्मानित नेता हो गए थे। गांधी के बाद दूसरे नंबर पर वही आते थे। संगठनकर्ता, वक्ता, संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में वो पहले से ही जाने जाते थे। बारडोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उन्हें यह खिताब दिया गया बारडोली की औरतों ने। बारडोली की जनता आज भी वल्लभ भाई पटेल के भाषणों को याद करती है, उन भाषणों को जो किसानों के दिल को छू लेते थे। बारडोली के किसान आज भी कहते हैं, उनके भाषण तो मुर्दों को भी जिंदा करने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे तालुके को 13 कार्यकर्ता शिविरों यानी छावनियों में बांट दिया और प्रत्येक शिविर के संचालन के लिए एक एक अनुभवी नेता तैनात किया। प्रति के विभिन्न हिस्सों के लगभग 100 राजनीतिक कार्यकर्ता और 1500 स्वयंसेवी, जिनमें ज्यादातर छात्र थे, इस आंदोलन की सेना थे। एक प्रकाशन विभाग भी बनाया गया जहां से राज बारडोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन होता था, जिसमें बड़ी ही सरल, सुबोध और व्यंग्यपूर्ण शैली में लेख लिखे जाते थे। नेताओं के भाषण और किसानों की संपत्ति की कुर्की यानी जब्ती की तस्वीरें भी छापी जाती थी। स्वयंसेवक इस पत्रिका को तालुके के हर हिस्से तक पहुंचाते। आंदोलन का अपना खुफिया विभाग भी था। इसका काम ये पता लगाना था कि कहीं कोई लगान तो नहीं दे रहा है, और यदि दे रहा है या देने का मन बना रहा है तो उसे रोका जाता था। ये विभाग ये भी पता लगाता था कि सरकार अब क्या करने जा रही है, किसकी संपत्ति जब्त करने वाली है। जैसे ही पता चलता, संबद्ध व्यक्ति को खबर कर दी जाती। कभी उसे होशियार रहने को कहा जाता और कभी कभी पड़ोस की बड़ौदा रियासतों में भेज दिया जाता। संघर्ष के लिए जागरूकता पैदा करने का काम मुख्य रूप से बैठकों, भाषणों, पर्चों के माध्यम से और घर घर जाकर किया गया। महिलाओं को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस काम के लिए बंबई की पारसी महिला मिठूबेन पेटिट, भक्तिबा दरबार गोपाल दास की पत्नी, मणिबेन पटेल, सरदार वल्लभ भाई की बेटी, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता को विशेष रूप से लगाया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई बार बैठकों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाती और उन पर सरकार की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। छात्रों से कहा गया कि वे अपने परिवार को समझाएं, उनका साहस बढ़ाएं और संघर्ष का समर्थन करने को कहें। जो लोग डर के मारे लगान अदायगी की बात सोच रहे थे या जो चुपके चुपके लगान दे रहे थे, वे भी रास्ते पर आ गए, क्योंकि आंदोलनकारियों ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी थी। इस उद्देश्य के लिए जाति और ग्राम पंचायतों का भरपूर उपयोग किया गया। ढुलमुल नीति अपनाने वालों को लग गया कि उनको जाति निकाला दे दिया जाएगा और नाई, धोबी, कहार, कुम्हार और मजदूर सभी उनका बहिष्कार कर देंगे। इस डर ने लोगों के दिल से सरकार का डर निकाल दिया और ये लोग भी आंदोलन के समर्थक हो गए। सरकार ने कभी इस तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं किया था। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र पूरी तरह प्रयोग किया गया। उन्हें वाहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजों से वंचित रहना पड़ा। नौकर चाकर भी नहीं मिल रहे थे। सरकारी कामकाज करना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस ने कालेपराज समुदाय के बीच जो काम किए थे, उसका भी फायदा उसे इस आंदोलन में मिला। सरकार ने कालेपराज यानी आदिवासियों व अछूतों को सवर्णों के खिलाफ भड़काने की बड़ी कोशिशें की, पर कामयाबी नहीं मिली। सरदार पटेल और उनके सहयोगी भी अहम मुद्दों पर संविधानवादियों, नरमपंथियों और जनता की राय लेने का पूरा प्रयास करते। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के समर्थक, उसके प्रति नरम रुख अपनाने वाले भी अब किसानों के खेमे में आने लगे, उनका समर्थन करने लगे।
बंबई विधान परिषद के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। नरमपंथियों के एक संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कांग्रेस के नेताओं ने अनुरोध किया कि वो किसानों की तमाम शिकायतों की जांच करें। जांच के बाद इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उससे अनेक बाकी नरमपंथी नेता भी किसान संघर्ष के समर्थक हो गए। गवर्नर की कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्यों का भी अब तक मोह भंग हो गया था। वे अब दमनकारी सत्ता का समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे। जुलाई 1928 के आते जाते वायसराय लॉर्ड इरविन को भी लगने लगा कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने गवर्नर विल्सन पर दबाव डाला कि वो मामले को जल्द रफा दफा करें। ब्रिटेन की संसद में भी इस मामले पर सवाल उठाए जाने लगे थे। देश में जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। बंबई प्रेसिडेंसी के कई हिस्सों में किसान अपने लगान के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन की धमकी दे रहे थे। बंबई के कपड़ा मिलों के मजदूर हड़ताल पर थे और सरकार को डर था कि कहीं सरदार पटेल और बंबई के कम्युनिस्ट नेता मिलकर रेल हड़ताल न करा दें। इससे सेना और रसद का बारडोली पहुंचना असंभव हो जाएगा। बॉम्बे यूथ लीग और अन्य संगठन बंबई की जनता को उद्वेलित करने में बहुत हद तक सफल रहे थे। जनसभाओं और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। पंजाब से बारडोली के लिए जत्थों की पैदल रवानगी की बातें उठ रही थी। 2 अगस्त 1928 को गांधी जी बारडोली पहुंच गए, इस आशय से कि यदि सरकार पटेल को गिरफ्तार करती है तो वो आंदोलन की बागडोर खुद संभालेंगे। इन परिस्थितियों में अब सरकार क्या कर सकती थी? वो मुंह छिपाने का बहाना ढूंढने को मजबूर थी। उसे मुंह छिपाने का बहाना मिल गया। सूरत के विधान परिषद सदस्यों ने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, जांच के लिए आपने जो शर्तें रखी हैं वे मान ली जाएंगी। वे शर्तें क्या थीं, इसका चिट्ठी में जिक्र नहीं था। वास्तव में सरकार ये मान गई कि वो बढ़े हुए लगान की वसूली पर जोर नहीं देगी। गवर्नर ने जब घोषणा की कि ये उसकी जीत है तो इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सारे मामले की जांच की और अपनी रपट में लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी। इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। लंदन में प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन ने 5 मई 1929 के अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अंतर संबंधों की सबसे सुंदर व्याख्या शायद गांधी जी ने ही की है। उन्हीं के शब्दों में, बारडोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, ये स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है। लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अध्याय 16, किसान आंदोलन और राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।